साल था 2012। देश की संसद का सत्र चल रहा था। उस समय संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे पवन कुमार बंसल। तब उन्होंने देश की सदन में ये जानकारी दी थी कि संसद की 1 घंटे की कार्रवाई का खर्च 1.5 करोड़ रुपए आता है। तब से 13 साल बीत चुके हैं, 2025 आ चुका है। जाहिर है ये खर्च और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। आज देश का शीतकालीन सत्र होना था और सदन में वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। विद्यानाथ झा हमारे साथ मौजूद हैं। वादे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि डिलीवरी पे ध्यान दें, ड्रामे पे नहीं, लेकिन शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। ज़रूरी चर्चाएं नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री की मोदी के बयान के बाद उसका मजाक भी उड़ाया गया सदन में कि ड्रामा करने वाले ये हैं। आज जो घटनाक्रम हुआ है पूरे दिन का, इसको किस तरह से आप देखते हैं और देश की जो आम जनता है उसकी सेहत पे इससे कितना फ़र्क पड़ता है? अभी आप आदर्श बता रहे थे जब मेरी आपकी बातचीत चल रही थी कि इस सरकार से पहले की जो सरकार थी उस सरकार के मंत्री ने एक दिन के खर्च के बारे में क्या बताया, कितना खर्च बताया था? 1 घंटे का 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपए। अभी वो जाहिर सी बात है कि बढ़ गया होगा। बिल्कुल। तो मोटा मोटी जनता का पैसा संसद भवन में लगा हुआ है। बिल्कुल। ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पर सारे हमारे कानून बनते हैं, चर्चा होती है देश के बड़े बड़े मुद्दे पर। प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी की ज़रूरत है, वो हमको करना चाहिए। अब देखिए विपक्ष हमारा कितना सीरियस है। हमारा विपक्ष इतना सीरियस है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं सत्र शुरू होने से पहले कि ड्रामा मत कीजिएगा, डिलीवरी कीजिएगा। और आज रेणुका चौधरी ने क्या किया? रेणुका चौधरी आज अपने मतलब जो पेट डॉग है उसको लेकर पहुंच गई थी और उसके बाद उनका बयान क्या आया कि ये जो है इससे ज़्यादा खतरनाक काटने वाले लोग अंदर बैठे हुए हैं। मतलब सीरियसली जब भी आपको लोग लेने की कोशिश करते हैं विपक्ष के तौर पर, आप लोग कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि ये देख लो हो गया। अच्छा, ये नेताओं के बारे में बाकी लोग कहें तो एक बार को बात समझ भी आती है। रेणुका चौधरी ने जिस सदन के बारे में कहा उसमें वो खुद भी बैठती हैं। तो अगर आप अपने ही कम्युनिटी और अपने ही नेताओं के बारे में अगर ये बातें कह रही हैं, जनता के बीच जाहिर है क्या संदेश जा रहा है इसका, और कितनी गंभीरता से हम अपने उन जनप्रतिनिधियों को लेंगे जिनके ऊपर हमारा मुकद्दर संवारना है। एक बात तो ये है कि देखिए आपका जो आपकी पार्टी का प्रमुख यानी कि चलाने वाला जो व्यक्ति है उसको लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर आम लोगों के बीच में आप जाएं, हो सकता है कुछ लोग, एक तबका ज़रूर होगा देश में जो उनको बहुत सीरियसली लेता होगा। वो लोग हो सकते हैं जिनका सीधा सरोकार होगा राहुल गांधी से, मतलब उनको कोई लाभ मिल सकता है, या कुछ वो लोग होंगे जो कांग्रेस से मरते दम तक मोहब्बत करना चाहते हैं, वो राहुल गांधी को सीरियसली ज़रूर ले रहे होंगे। लेकिन आप जिन मुद्दों को उठाते हैं उसमें जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ड्रामा, तो उन्होंने पिछली बार भी कहा था, हालांकि अगर किसी को आप लोगों को याद हो तो पिछले सेशन में भी शुरू होने से पहले उन्होंने यही कहा था। आज भी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है क्योंकि आप लोगों ने कुल मिलाकर विपक्ष को एक ड्रामे वाला विपक्ष बनाकर रख दिया है। आप सोचिए कि 2017 में नोटबंदी हुई थी जी, है ना, तब आपने उस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में वो मुद्दा डिजिटल ट्रांजैक्शन का इतना बड़ा मुद्दा हो गया, लोगों को इतना मजा आने लग गया, लोग नोटबंदी को भूल गए। और आज दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है भारत, सबसे बड़ा मार्केट है। और अगर आंकड़े के हिसाब से आप देखें, मैं उस हिसाब से भी, मैं तो आज इस पर थोड़ा रिसर्च करके भी लाया हूँ आदर्श आपके लिए। आपके तो नाम में ही विद्या है, तो जाहिर है कि उसमें हमको ज्ञान मिलेगा ही। तो देखिए मतलब नवंबर 2025 तक के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो कुल वैल्यू है वो 26.32 लाख करोड़ रुपए है। ये हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन का है। आज भी हम आप क्या करते हैं, हम आप कहीं जाते हैं तो अगर आप मुझे पूछ दें, मैं आपको पूछ दूं, तो शायद हमारी जेब में कैश नहीं हो। डिजिटल ट्रांजैक्शन मतलब जनता के लिए मुद्दा खत्म हो गया। आज भी कभी कभार आप देखेंगे राहुल गांधी उस मुद्दे को, कांग्रेस की पार्टी के नेता उस मुद्दे को उठा लेते हैं। अब इसी तरीके से मैंने भीख दिया हुआ है डिजिटल ट्रांजैक्शन में, किन्नर को पैसे दिए हुए हैं। हाँ। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सब्जी और ये सारी चीजें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम लेते हैं। रेड लाइट पर जाते हैं, गाड़ी रुकती है तो वहाँ वो वो बारकोड दिखा जाता है। अगर आप ये कहेंगे कि खुला नहीं है तो वो कहेंगे कि स्कैन कर दो भैया। हाँ। तो ये एम्पावरमेंट है। ये मतलब ये थोड़े लाइटर टोन में हम जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये बात मोदी जी को मैं आदर्श कह रहा हूँ कि उस वक्त आलोचना हो रही थी
भाई विपक्ष तो काम है विपक्ष का आलोचना करना, लेकिन उस वक्त आलोचना हो रही थी, सुन रहे थे, जो हो रहा था होने दे रहे थे। जितनी मतलब जितना विरोध, जितनी नौटंकी, जितना ड्रामा अगर उन लोगों के हिसाब से कह लें तो वो सब किया जा रहा था, चुपचाप देख रहे थे। आज अब लोग समझ गए हैं कि वो नोटबंदी क्यों हुई थी, उसका असर कितना देश में हुआ, वो मुद्दा खत्म हो गया। उसके बाद अब जीएसटी के मुद्दे पर आ जाइए। जीएसटी को क्या बोला? गब्बर सिंह टैक्स बोला। आज बताइए, वो एक ड्रामे से ज़्यादा कुछ था। इसके आगे बढ़िए, राहुल गांधी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो विपक्षी पार्टियां या राहुल गांधी, मुख्य तौर पर राहुल गांधी चेहरा बन जाते हैं और वहीं सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। जैसे ही राहुल गांधी किसी बड़े मुद्दे का चेहरा बनते हैं, विपक्ष का वो मुद्दा वहीं धराशायी हो जाता है। मंगलसूत्र वाला भी मामला था, अब क्या गले से मंगलसूत्र छीना जाएगा, उसको भी जनता ने माना नहीं। नहीं तो बीजेपी के नेता गए थे घर घर मंगलसूत्र लेकर, तो उस दौर में कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि देखिए तो मंगलसूत्र बांट। अरे मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है, वो पति उस वक्त पहनाता है जब शादी होती है, लेकिन गिफ्ट में कोई भी दे सकता है उसको कि आपकी सुहाग की निशानी है। तो मतलब सारी बात यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है कि आप किसी भी मुद्दे को जब उठाते हैं तो उसको इतनी मजबूती से नहीं उठा पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि कनेक्ट नहीं हो पाता है आपका। क्या जो ये मुद्दा है, जैसे एसआईआर का मुद्दा बिहार चुनावों में उठाया, बिहार चुनाव में ये मुद्दा बुरी तरह मैं उस पर आ रहा हूँ आदर्श, एक एक करके मैं उसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि हमने पेट डॉग से शुरू किया जो आज की घटना थी, फिर मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेकर गया था। अब देखिए, मैंने कहा कि प्लेन गिरने का सवाल आप लोगों ने उठाया कि पहले बताइए कि पाकिस्तान ने कितने प्लेन हमारे मार गिराए। जब इसी मुद्दे पर मोदी जी जवाब देने के लिए आपको याद होगा संसद में कितना ड्रामा किया विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, सब ने किया ड्रामा। जब मोदी जी जवाब देने के लिए आए तो क्या हुआ, याद है? बिल्कुल गायब। तो इसका मतलब ये है ना कि आपने मैसेज दिया कि हम ड्रामा करने आते हैं और हम ड्रामा करके चले जाएंगे। हम सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं सुनेंगे। वैसे ही जैसे हम शिकायत करेंगे, लेकिन जब थानेदार कहेगा कि आओ कंप्लेंट तो दर्ज कराओ, तो आप कहेंगे कि बक ये हमारा काम थोड़ा ना है, ये तो तुम्हारा काम है कि मैंने जो बोल दिया है उसी पर तुम जाके पूरी जांच कर लो। तो बोलेगा भाई हमको तो कुछ चाहिए होगा ना, कल पूछ लेगा मेरा अधिकारी कि बताओ तुमने ये जो जांच की है क्यों की है, तो मुझे बता। लेकिन राहुल गांधी और मतलब कांग्रेस एंड इनके साथ जो जुड़े हुए तमाम पार्टियां हैं, उनको इससे मतलब नहीं है। वक्फ बिल पर आ जाइए, इन्होंने कहा कि वक्फ बिल आ जाएगा तो देश में ये हो जाएगा, खून की नदियां, वही जो 370 से लेकर और सीए वाले पर हो रहा था कि सब कुछ हो जाएगा। क्या हुआ? वक्फ बिल पर कुछ जन आंदोलन हुआ? कोई आंदोलन। इस देश में कितने करोड़ मुसलमान रहते हैं? इस देश में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी रहती है। मैं कह रहा हूँ मोटा मोटा मान लीजिए 22 से 25, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में। मैं कह रहा हूँ 22 से 25 करोड़ मोटा मोटा मान लीजिए। अभी तो जनगणना हुआ नहीं 2021 में ना, तो मोटा मोटा मान लीजिए उसमें 18 थे, 17-18 थे, अभी मान लीजिए 25 करोड़ हो गए होंगे, है ना, मोटे मोटे तौर पर। मतलब 50 लाख मुसलमान भी आए सड़क पर वक्फ बोर्ड के लिए? बिल्कुल नहीं आए। बिल्कुल नहीं। तो आप मतलब नौटंकी कैसे साबित हो रही है इनकी, ड्रामा कैसे साबित हो रहा है कि आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं लोग ही उस मुद्दे पर आपके साथ खड़े होने के लिए नहीं। अगर 2014 से पहले बीजेपी ने या उस वक्त विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हुई थी उन पार्टियों ने भ्रष्टाचार को देशव्यापी मुद्दा बनाया तो देश उस मुद्दे पर खड़ा हो गया था विपक्ष के साथ, इसीलिए सत्ता परिवर्तन हुआ। नहीं तो 10 साल से जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई थी वो इतनी आसानी से सत्ता से चली गई, और बुरी तरह। और वो भी तब जब आपको याद होगा कि उस दौर में जो हम लोग जब जाते थे बीजेपी हेडक्वार्टर में या बीजेपी के बाकी नेताओं से मुलाकात होती तो ऐसा लगता था कि वीराना पड़ा रहता था कि सरकार नहीं आएगी तो सब लोटिया ही डूब जाएगी बीजेपी की इस बार। तो मतलब एक कनेक्ट हुआ ना। अब देखिए इनका कनेक्ट देख लीजिए कि वक्फ बिल पर ऐसे इन्होंने किया, जब कानून पास हो रहा था तो ये लोग कहाँ थे? सदन से बाहर। क्यों? क्योंकि हमारे पास, जब हम इस बिल को रोक ही नहीं सकते तो हम जाएं, तो हम बांग्लादेश हैं, है ना, हम इंडिया से मैच ही नहीं खेलेंगे। क्यों? गली क्रिकेट वाला है कि जिसका बैट है वो खेलेगा, जब वो आउट हो जाएगा तो अपना बल्ला लेके चला जाएगा कि भैया हम आउट हो गए, हम नहीं खेलने देंगे। मैं कह रहा हूँ आप इतने नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कैसे हो सकते हैं, विपक्ष कैसे हो सकते हैं कि जिस मुद्दे को आप उठाते हैं उस मुद्दे पर अगर इतनी बड़ी कोई चर्चा हो रही है या बिल पास होने जा रहा है। अरे मैंने बांग्लादेश का उदाहरण इसलिए दिया कि बांग्लादेश को पता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत से खेलकर उसका हश्र क्या होना है, लेकिन वो खेलते हैं कि क्या पता एक दिन जीत जाएं, लेकिन वो ये सोचकर उतरे कि हम जाएंगे और बल्ला चारों तरफ घुमा के वापस आ जाएंगे, कुल मिलाकर ड्रामा करके आ जाएंगे, तो वो कभी नहीं जीत पाएंगे। तो एक देखिए अब आ गया ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पर
2018 में क्या हुआ? बिल्कुल आप पिट लो गया। पिट तो गया ही, मैं कह रहा हूं लो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ पाए और मोदी जी को गले लगा रहे हैं। मतलब सीरियसनेस नहीं है, मतलब आप आंख मार रहे हैं। बिल्कुल हाँ, वो बड़ा वायरल हुआ था इस तरह आपको से। याद होगा वो आंख मारने वाला राहुल गांधी। तो मतलब आप जब सीरियस दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हुए संसद परिसर में कल्याण बनर्जी, आपको याद होगा, बिल्कुल और आप वीडियो बना रहे हैं। मतलब कौन इंसान ऐसा है इस देश में? ये देश सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव कंट्री है। बिल्कुल। मतलब यहाँ बच्चे भी राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो है ही। तो उस देश में जब आप इस तरह की एक्टिंग करते हैं तो वो ड्रामा ही कहलाता है ना। अब प्रियंका गांधी वाड्रा, अब सोचिए कि फिलिस्तीन को लेकर, गाज़ा को लेकर, बांग्लादेश को लेकर बैग लटका कर चली गई। जी भाई मुझे एक चीज़ आप बताएं कि इस देश के मुद्दे कम पड़ गए हैं? आपको बांग्लादेश के लिए रोना पड़ रहा है, आपको फिलिस्तीन के लिए रोना पड़ रहा है। भाई सरकार जो सत्ता में इस वक्त भाई हमारे देश में सरकार बैठी हुई है, उसको लगेगा कि इस मुद्दे पर विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर हमको एक सर्वदलीय बैठक करके उस मुद्दे पर विचार करना चाहिए, करेगी। सरकार को लग रहा नहीं, हम इंटरनेशनल पॉलिसी के मामले में हम लोग निपट लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है तो निपट लेने दीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप ना अपने आप को एक्सपोज कर दे रहे हैं, आप दिखा दे रहे हैं कि देखो हम जो है ड्रामा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक इमेज विपक्ष ने और विपक्षी पार्टी के नेताओं की वजह से एक इमेज ऐसा चला गया है, जनता के बीच एक मैसेज चला गया है कि ये ड्रामा हो रहा है। मुझे आप सोचिए कि आप क्या करते हैं, बिहार में चुनाव से पहले पदयात्रा करते हैं, वोटर जागरूकता, वोटर अधिकार यात्रा। अधिकार यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही वोट चोरी हो है, रहा है। आप कह रहे हैं कि SIR के जरिए वोट चोरी कर लेंगे, आप कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशियों को भगाने के बहाने वोट चोरी कर लेंगे, और फिर चुनाव में कहाँ थे आप? चुनाव में विदेश चले गए थे। क्यों? क्योंकि एक अपना ही वही काम कर, दिल्ली का खराब चल रहा है, दिल्ली में थोड़ी आबो हवा खराब है तो जाहिर है और आते हैं तो फिर क्या करते हैं? तेजस्वी यादव दिल्ली आते हैं आपसे मिलने के लिए, नहीं मिलता। आप उनसे मिलते ही नहीं हैं। आप फिर बिहार में जाते हैं तो क्या करते हैं? डुबकी लगाते हैं पानी में, जबकि पूरी पार्टी ही डूब गई इस है बार। ना। किसके साथ डुबकी लगा रहे हैं? जिनको उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया था RJD ने। बिल्कुल। सो कुल मिलाकर सिर्फ, और वो जो मुद्दा था, जिस मुद्दे पे आज भी जो पूरी आपने कड़ी बताई है, उसी कड़ी में तो अगला हिस्सा SIR है। SIR में जहाँ ये बातें आखिर पश्चिम बंगाल में हमारे ही रिपोर्टर्स गए हुए हैं और दुनिया भर की रिपोर्ट्स ला रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। वहाँ का आम आदमी इस बात से खुश है, और 24 परगना के पास जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, कतारें लगी हुई हैं, और वो बांग्लादेशी खुद ही हैं, खुद कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से आए थे, हमारे पास दस्तावेज नहीं है, अब SIR हो रहा है, हम वापस जा रहे हैं। अगर एक भी घुसपैठिया वापस जा रहा है तो SIR सही है, यहाँ तो कतार लगी हुई है। एक बात। दूसरी बात कि बिहार में आपने ये प्रयोग करके देख लिया, बिहार में उसके बाद चुनाव परिणाम की तो बात बाद में आती है कि एक तरफा वहाँ सुपड़ा साफ हुआ। ये जो यात्रा भी निकली थी, आपको उस समय याद होगा कि उस यात्रा में कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, आम जनता नहीं जुड़ पाई थी SIR से। इसके बाद भी आज सदन में SIR के मुद्दे पे हंगामा। मेरा सवाल वही है कि आपके मुद्दों से आम लोग क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं? मतलब इसका दो मतलब है कि आप उस मुद्दे को जिस तरीके से लेके जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, या जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं आपको लग रहा है इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है, जनता को नहीं लग रहा है मुझे इससे फ़ायदा हो सकता है। भाई लोकतंत्र में आपको कैसे पता चलता है कि लोगों का मत क्या है? भाई किसी चुनाव से ही तो पता लगता है, हमारे यहाँ और कोई तरीका तो नहीं है। उसको कहते हैं जनमत। जनमत। तो बिहार में जो जनमत आया उसने क्या बताया कि SIR से लोग बड़े दुखी हैं बिहार में। तो भाई अगर 70 लाख लोगों का नाम कट गया तो 7,000 लोग तो कम से कम सड़क पर आते। 7,000 छोड़िए, मैं कह रहा हूँ 700 आ जाते, और 700 छोड़िए, मैं कहता हूँ कि 70 लोग आ जाते। तो आए क्या? हम लोग तो घूम रहे थे बिहार में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपने जो अपना एक स्टाइल डेवलप किया हुआ है, आपको लग रहा है कि इस, क्योंकि ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से निकले हुए मुद्दे हैं क्या? क्योंकि ज़मीनी मुद्दा ऐसा तो नहीं है, इस देश में मुद्दे नहीं हैं जो विपक्ष को उठाने चाहिए। और ये अपने आप में किसका नुकसान है? अगर देश का विपक्ष जो है वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको जनता ने चुना है, वो अपने अपने इलाकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता से कनेक्ट नहीं हो रहा है, सदन की कार्रवाई में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं,
और पब्लिक का जो असली मुद्दा है वो रिप्रेजेंट ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सिर्फ इनकी चूक की बात नहीं है, ये नुकसान तो अल्टीमेटली जनता का हो रहा है। बिल्कुल। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, मुझे लग रहा है कि कनेक्ट मुद्दों का नहीं, कनेक्ट नेता का ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। और मतलब कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। और मैंने अभी बिहार चुनाव में भी कहा था कि राहुल गांधी के साथ अगर पद यात्रा तेजस्वी यादव ने कर ली है तो उसका शायद नतीजा अच्छा नहीं होगा, जबकि ये एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव पहले ही कर चुके थे। यूपी के लड़के। हाँ, अब देखिए, ममता बनर्जी समझ गई हैं। ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में भी किनारे लगा दिया था इन लोगों को, और इस चुनाव में भी वो, मुझे लगता नहीं कि वो करीब भटकने देंगी। तो कुल मिलाकर अगर मान लीजिए ममता बनर्जी ही सही, आपको अगर मोदी से जीतना है, बीजेपी से जीतना है, तो ममता बनर्जी को बना दीजिए। भाई, ये परिवारवाद, राजशाही, ये सब करके अगर आप सब कुछ बर्बाद कर दे रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा? ना आपको फ़ायदा होगा, ना देश को फ़ायदा होगा। और एक बात ये है, देखिए, आखिर में एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए मुद्दे चूज़ करेंगे, उठाएंगे, तो फिर आप आम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको आम लोगों से कनेक्ट करने के लिए आम लोगों के बीच के जो मुद्दे हैं उनको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने किसान आंदोलन देख लिया, इतना बड़ा, बिल्कुल, एक कोने में सिमट के रह गया था ना वो। बाकी देश के किसान तो नहीं आए थे उसमें, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी थोड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यही देश के किसान नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ें, इतना सब कुछ आपने करने की कोशिश की, क्यों नहीं बदल पा रहा है कुछ? सो कुल मिलाकर आज भी जब आपको लग रहा है कि मान लीजिए BLOs की जो डेथ है या SIR का मुद्दा है, इस पर अगर आप कहेंगे कि भाई इसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि वोट ही नहीं चोरी हो रही। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं सड़क पे, वहाँ पर रोज़ आपको 500 गाड़ियाँ मिलती हैं, आप बड़े दुखी होते हैं कि यार बड़ा ट्रैफिक होता है। एक दिन आपको पता चले कि ये गाड़ियों की छटनी शुरू होगी, जो पुरानी गाड़ियाँ होंगी उन्हें हटा दिया जाएगा और जो गाड़ी चलने लायक होंगी वही गाड़ी रहेंगी। आप अगर सही गाड़ी चला रहे हैं तो आपके मन में खुशी होगी, आप खुश होंगे कि भाई ठीक है, सिस्टम होना चाहिए, ऐसा नहीं बेधड़ाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो आज लोग वही शायद फील कर रहे हैं SIR को, लेकिन कांग्रेस फील कर रही है कि इससे मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती कि SIR से सिर्फ इन्हीं का वोट क्यों कटता है। ये भी गेम है असल में। इनको उतना सारे लोग, मतलब इसका मतलब ये मान लीजिए कि सिस्टम तो चलिए बीजेपी का है ही, मतलब बाकी जो लोग बचे हुए हैं देश में, जो मान लीजिए SIR के बाद बचते ही हैं वोटर के तौर पर, वो भी बीजेपी के हैं। तो जब सब बीजेपी के हैं तो आपका तो कोई है ही नहीं, तो फिर क्यों हंगामा कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं? छोड़ दीजिए। कुल मिला के मामला ये है कि जिन लोगों को हम सदन में भेजते हैं, और जब सदन में शीतकालीन सत्र शुरू होता है तो पूरा देश प्रत्याशा से देखता है, उम्मीद से देखता है कि इस जनता की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे हक हकूक़ के बात होंगे, हमारे मुद्दे उठाए जाएंगे। और ये जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर ज़्यादा होती है। सरकार तो अपनी बात रखती है, अपने नियम लाती है, अपने कानून लाती है, लेकिन जो जनता की तरफ से जो विरोध की आवाज़ होती है वो विपक्ष उठाता है। लेकिन अगर विपक्ष और जनता के बीच ही कनेक्ट ना हो, यानी जनता के मुद्दे कुछ और हों और विपक्ष मुद्दे कुछ और उठाए, सुपरफिशियल मुद्दे उठाए या उसे इम्पोज किया जाए, क्योंकि अभी तक तो यही देखने को मिल रहा है कि जिस तरह जो सदन में कार्रवाई हो रही है, सदन में जो बहस हो रही है, जो नारे गूंज रहे हैं वो सड़कों पर नहीं गूंज रहे हैं। सड़कों पर जनता किसी और बात, जनता शायद रोज़गार की बात करना चाह रही है, आप SIR की बात कर रहे हैं। और अगर इस देश में, मुझे लग रहा है कि अगर ये रोजगार का मुद्दा उठाते तो देश में बड़ा आंदोलन हो जाता, उसको भी ठीक से नहीं पकड़ पाए ये लोग। क्योंकि इनको, मैंने कहा ना कि वो गीता में कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में, कि भाई तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन अगर तुम फल से ही शुरू होते हो तो कर्म क्या करोगे? बिल्कुल। तो वही दिक्कत है विपक्ष के साथ। बचपन में हम लोग देखते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक सीरियल आया करता था, उसमें वो भाई मुंगेरी लाल जो है वो सपने देखा करते थे, और सपनों में जो है बहुत सुंदर सपने होते थे। सपने में वो कभी करोड़पति बन रहे हैं, कभी किसी अप्सरा जैसी लड़की से उनका विवाह हो रहा है, लेकिन असल जीवन में मुंगेरी लाल के कुछ नहीं बदला है। फिलहाल विपक्ष की स्थिति वही है।
शीतकालीन सत्र का पहला दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया है और इस तरह की खबरों की आपको आदत हो चुकी होगी, अखबारों में भी यही सुर्खियाँ चलती हैं। लेकिन सवाल यही है और सवाल आपको भी अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए कि हम आपको वहाँ पर हंगामा और बहस करने के लिए नहीं भेजते हैं। ये तो हम सड़क पर देख सकते हैं तमाशा। सदन में हम इंटेलेक्चुअल बातचीत के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए और उससे जनता से जुड़ी बातचीत के लिए भेजते हैं। लेकिन हमने, और जो आज दोपहर में हमारी बात हो रही थी सदन की कार्रवाई के बारे में कि उसको एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन हमारे पास आखिर में शाम में सिर्फ हंगामा बचा है एनालिसिस करने के लिए। अभी मुझे बताइए 14 से लेकर अभी तक कोई एक ऐसा बिल मुद्दा बताइए जो विपक्ष ने कहा हो कि सरकार को इस बिल को लाना चाहिए। नहीं, विपक्ष क्या कहता है कि ये बिल कैसे ले आए, इस बिल को हटाओ, 370 पर तुम ले आए, इसको हटाओ, तुम जीएसटी पर ले आए, इसको हटाओ, तुम वक्त पर ले आए, इसको हटाओ। मतलब सिर्फ हटाओ, लाओ कुछ नहीं। जब लाओ के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, मतलब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है भाई, तो बड़ा वो होता है जो देता है, जनता को जिससे मिलेगा, जनता उसकी तरफ देखेगी, वो नहीं जो कहेगा इसको भी हटाओ, उसको भी हटाओ, इधर भी हटाओ, उधर भी हटाओ, हमारा रास्ता बनाओ। कुल मिला के मामला ये है कि आज तो भाई साहब कोई कार्रवाई नहीं हुई सदन की। इसमें भी हंगामे के बीच भी एक आध बिल पास हुए, जैसे मणिपुर का जीएसटी एक्ट पास हुआ है। एक और ख़ास बात है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, 10 घंटे का वक्त अलॉट किया गया है। सदन में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। क्या लगता है उस दौरान भी जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर एक पॉलिटिक्स रही है, उस पर भी हंगामा देखने को मिल सकता है। और अगर विपक्षी पार्टियों को या कुछ नेताओं को आप बोल दीजिए कि वंदे मातरम गाना है, तो बोलेंगे तुम्हारे कहने से गाएंगे क्या, लेकिन हंगामा उस पर भी मचाएंगे। तो ये ड्रामा है। जब आपकी पहले दिन से ये पॉलिसी रहेगी कि इस देश में हर व्यक्ति को वंदे मातरम गाना चाहिए, इस देश में हर व्यक्ति को राष्ट्रगान गाना चाहिए, तो लोगों को लगेगा कि जब इसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। लेकिन जब पहले दिन से आपकी लड़ाई ये है कि वंदे मातरम हम इसलिए नहीं गाएंगे या उसलिए नहीं गाएंगे या ऐसे नहीं गाएंगे या वैसे नहीं गाएंगे, हम उसको खुश करने के लिए गाएंगे और उसको नाराज़ करने के लिए नहीं गाएंगे, तो फिर आप वंदे मातरम पर लड़ लीजिए, आप राष्ट्रगान पर लड़ लीजिए, आप किसी भी मुद्दे पर लड़ लीजिए, आपकी लड़ाई बेकार है। क्योंकि कहते हैं कि एक बिजनेसमैन की जैसे मार्केट में ना क्रेडिबिलिटी काम करती है ना, उसके बिजनेस से 4 कदम आगे उसकी क्रेडिबिलिटी चलती है। मार्केट में उसको लोन इसलिए मिलता है कि उसका क्रेडिट नोट कितना बड़ा होता है। उसी तरीके से एक नेता की क्रेडिबिलिटी चलती है मार्केट में। नेता कहीं पहुंचे उससे पहले उसकी छवि, उसके बारे में पूरी जानकारी पहुंच जाती है। मोदी जब गुजरात से निकलकर दिल्ली आए थे, उससे पहले पूरे देश को यह पता चल गया था कि मोदी ने गुजरात में क्या कर दिया है। गुजरात मॉडल, ये अलग चर्चा है, आप उस पर कर लीजिए कि गुजरात में क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन आज देखिए गुजरात पर तो सब देख रहे हैं, गुजरात की तरफ देख ही रहे हैं, अब घूम के आ जाइए। तो कुल मिलाकर ऐसी एक छवि भी आपकी होनी चाहिए विपक्ष के नेता के तौर पर। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है। आप जब भी देखेंगे इतिहास उठाकर, सरकार में, सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी रहती है उनके नेताओं के नाम बड़े हो जाते हैं, उनके स्पीकर्स के नाम बड़े हो जाते हैं। जो विपक्ष में होते हैं अक्सर बहुत सारे लोग दबे रह जाते हैं क्योंकि 1-2 लोग ही सामने से दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन विपक्ष में कमी नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वक्त हाथ से बहुत गया नहीं है विपक्ष के। अभी भी विपक्ष अगर तय कर ले कि भाई हमको एक परिवारवाद से निकलकर एक जो हमने दायरा बनाया हुआ उससे निकलकर हमको अपनी अपनी पार्टियों को बचाना है, चलना है, तो शायद जनता समझ जाए। विपक्ष शायद इशारा उस तरफ है कि विपक्ष को अपने अगुवा को ही बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वो नेतृत्व उन्हें नतीजे नहीं देगा तो आपको अल्टीमेटली ये फैसला लेना पड़ेगा। और सदन की आज की कार्रवाई, आपको हम बता चुके हैं कि आज की कार्रवाई में हंगामा और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद एक खूबसूरत शब्द है, जिंदा शब्द है। हम ये उम्मीद करेंगे कि संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन, यानी कि कल जब मंगलवार को तमाम नेता पहुंचेंगे लोकसभा और राज्यसभा, तो कल कुछ सार्थक चर्चा हो पाएगी और हमारा जो करोड़ों रुपए एक एक घंटे की कार्रवाई में खर्च हो रहा है, हमारे और आपके जेब से जाता है वो पैसा, जैसा कि विद्या भाई बता रहे थे शुरुआत में,
मैं आपको बता दूं, ये मेरे कॉलेज के सीनियर भी हैं, तो बीच में विद्या भैया निकल जाएगा प्रोटोकॉल में। तो खैर, कल हम दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे और किसी ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अगर सदन में कल भी हंगामा हुआ तो शायद हमें दूसरा टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। जी, और कल जो भी बड़ा टॉपिक होगा, जो ऐसा मुद्दा हम लोगों को लगेगा कि वो आपसे कनेक्ट हो रहा है, उस पर हम बैठकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ, आपको लगता है कि आपको अपने हिसाब से कोई मुद्दा, कोई विषय, कोई दिन या आने वाले किसी दिन में आपको किसी मुद्दे पर हम लोगों से कुछ राय चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट किया करें। हम आपके सामने जो भी बातें रख रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से कुछ होना चाहिए, तो वो भी आप हमें बताया करें, तभी हमारा और आपका कनेक्ट हो पाएगा। नहीं तो ये विपक्ष की तरह रह जाएगा। नहीं तो एक सार्थक संवाद का आवाहन है। दो चीज़ें कर सकते हैं आप, हम किस मुद्दे पे बहस करें ये भी बता सकते हैं, और ये जो हमारी चर्चा चल रही है इसका कुछ हम नाम रख सकते हैं क्या, ये भी आप सुझा सकते हैं। तो आपको 2 टास्क दिए जा रहा हूँ मैं कि किस टॉपिक पर आप बहस सुनना चाहते हैं, वो तो आप बताएंगे ही। इस जो बैठकी हो रही है, डिजिटल बैठकी, जहाँ पर टीवी की बंदिशों से आज़ाद विद्यानाथ झा को आप डिजिटली सुन रहे हैं, जहाँ पे वो थोड़ा केयर फ्री हो सकते हैं, सूट की थोड़ी बहुत इधर उधर जो है सारे बटन खुल सकते हैं। तो इस कैंडिड कन्वर्सेशन का नाम क्या हो सकता है, ये भी आप सुझा सकते हैं। कल हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर, इसी तरह की गर्मा गर्म लेकिन कैंडिड कन्वर्सेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू सो मच।